मुझे जब मैं यहाँ आया इस कुर्सी पर बैठा तभी एक नोटिस मैंने कुर्सी जिस पर दस्तखत हैं सलमान देवी सागर साहब के, इरशाद के, अतार साहब के, एहसान परदेसी, मुश्ताक मियां नैर अली, बैनहाल MLA रियाज साहब, अर्जुन सिंह राजू MLA देव सर, MLA कोडरना, इसको आपने नाम दिया है एडजोर्नमेंट मोशन। अब एडजोर्नमेंट मोशन अगर नोटिस देना होता है 1 घंटे पहले स्पीकर को नोटिस करना चाहिए, मिनिस्टर इंचार्ज को उसकी कॉपी मिलनी चाहिए, सेक्रेटरी साहब को उसकी कॉपी मिलनी चाहिए 1 घंटे पहले। क्योंकि आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की, दरखास्त मैंने यहाँ पर दी। खैर, जो इस एडजोर्नमेंट मोशन का सब्जेक्ट है इसको नहीं पता, कोई शक नहीं है, गंभीर मसला है, ये कोई इसकी बात नहीं है कि मुसलमान लीडर जो हमारे हैं रियासत के मुल्क के, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कलाम मुझे आज सब आपसे इत्तेफाक है कि मसला गंभीर है, वो इस पर बात होनी चाहिए, कोई शक नहीं। ये जरूरी नहीं कि हम एडजोर्नमेंट मोशन इसको एडमिट करें, इस पर हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज भी कर सकते हैं। एज एडजोर्नमेंट मोशन नहीं, अदरवाइज मैं आपको ये मामला उठाने की इजाजत देता हूँ, आपको भी देता हूँ, ये भी बोलेंगे तो ठीक है। तो लिहाजा मगर आप जब खड़े हो जाते हैं तो 20 लोग खड़े हो जाते हैं, किसकी बात है? आप खुद फैसला करो। अगर जिनकी तरफ से ये नोटिस आया है वो अगर आप समझ रहे हो, आप खुद फैसला करो कौन बोलेगा मैं पहले, कौन बोलेगा मैं क्योंकि कुर्सी हमें लिए चेयर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि सब बोलो, कोई बात नहीं, सब बोलो, मगर बाई बोलो, इकट्ठे मत बोलो, सब बोलो। उसके बाद आप कोई बात करना चाहते हैं, ये बात पहले हो जाए, उसके बाद हम आपकी बात सुनें। पूरे हाउस का कंसर्न, पूरे हाउस का कंसर्न। शुरू करें। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने इससे मौका दिया बोलने का। सर जैसे आपने खुद फरमाया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, ये बहुत बड़ा सानिया होने से बच गया जो हमारे कायद पे और जम्मू कश्मीर के लेकिन पूरे मुल्क के अगर बड़े शरीर में जिनका बहुत नाम है, हमारे कायद साहब डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जिन पे अटैक हो गया। मैं सर यहाँ मुझे लगता है कि आखिर में इसमें लीडर ऑफ द हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बोलेंगे यकीनन। मैं सर यही कहूँगा कि पूरे मुल्क में क्रॉस पॉलिटिकल लाइन लोगों ने इसको कंडेम किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा सर, क्योंकि मुझे लगता है हर एक का दिल करता है इसे बोलने का। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एट द सेम टाइम से इतना ही कहूँगा, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जैसी पर्सनैलिटी, अगर इस स्टैचर का लीडर इस परेशानी में आ जाए, कोई भी आगे अटैक कर सकता है, तो आम आदमी की या लेजिस्लेचर की क्या बात। मैं इसमें यही चाहूँगा कि मैं इसको इस डिबेट को नीचे नहीं लाऊंगा कि हमारी सिक्योरिटी कम है। मैं ये नहीं समझता कि इसका वैल्यू इतना कम कर रहा है इस रेजोल्यूशन का, इस डिस्कशन का। मैं खाली यहाँ डॉक्टर साहब की बात करूँगा। सर डॉक्टर साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी, डॉक्टर साहब की जमात ने बहुत कुर्बानियाँ दी, और शायद ही डॉक्टर साहब के जैसे स्टैचर का लीडर यहाँ या जो मुसलमानों को पूरा रिप्रेजेंट करेगा हमारे मुल्क में, या पूरे मुल्क के लोगों को रिप्रेजेंट करता। अक्सर डॉक्टर साहब वो लीडर है जिन्होंने कम्युनल हार्मनी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो पामाली कभी होती है उन पे पास रहते हैं। फेयरनेस लीडर अगर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। मैं ये मान के चलता हूँ सर, इस हाउस को तो कंडेम करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है जो एक वॉइस वोट
पीडीपी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, पीपल्स कांग्रेस, जितने भी हमारे मुखालफी भी अपोजिशन के लीडर्स, उनने सबने किया है। लेकिन इस हाउस की सैंक्टिटी है सर, डॉक्टर साहब ने यहाँ काम किया है, अपने पूरी लाइफ सर्व किया फारूक साहब ने इस कौम के लिए, इसीलिए जो उनका नाम आया है, यहाँ इस पे बात होनी चाहिए। और एट द सेम टाइम सर, मैं खत्म कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम सर, क्यों हुआ, कैसे नहीं होना चाहिए था, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो हमें लग रहा है, जो ज्यादातर हमारी राय है, एक कुछ इतना सीरियसनेस से, हालांकि होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने, गवर्नर साहब ने भी फारूक साहब से बात की है पर्सनली, लेकिन सर जिस शिद्दत से, जिस इंटेंसिटी से इस केस की ज्यादा फास्ट ट्रैक बेसिस पे काम होना चाहिए, हमें अपडेट्स मिलने चाहिए, सिटिंग हाई कोर्ट या रिटायर्ड हाई कोर्ट जैसे जुडिशियल ग्रुप होना चाहिए, मुझे लगता है उन बात पे बात होनी चाहिए। और हम मानते हैं लॉ कानून हमारे पास नहीं है, हम मानते हैं हम कुछ समय से बात नहीं कर सकते, लेकिन जब ये डॉक्टर फारूक जैसी या हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे स्टेट सीनियर गार्डियन स्टेट के, जब उनकी सिक्योरिटी की बात आती है, मुझे लगता है कि हाउस पूरा एम्पावर्ड होना चाहिए, हम इसमें बात कर सके। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर साहब, ये बहुत ही एक दुख की बात है और इस दुख के बारे में क्या नाम है पूरा कौन सा चावल है कंसर्न है। जब हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हिंदुस्तान में एक वाहिद शख्सियत है जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में हिंदुस्तान की बात की, हिंदुस्तान की वकालत की, हिंदुस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए बात की, हिंदुस्तान से बाहर भी। और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने वक्तन फ़ौक़तन उनको हिंदुस्तान की वकालत करने के लिए हिंदुस्तान के बाहर भेजा और वहाँ फारूक साहब ने हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसको झेलना पड़ा। और आज जब फारूक साहब पर ये अटैक हुआ, इस बारे में ऐसे लग रहा है जब अटैक हुआ, अटैक के बाद गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है। मैं सिर्फ उस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जिस गवर्नमेंट के तहत होम मिनिस्ट्री है, जिस गवर्नमेंट के तहत पुलिस है, जिस गवर्नमेंट के तहत एजेंसीज हैं। लेकिन इतने दिन हो गए, इतने दिनों से बिल्कुल होम मिनिस्ट्री, होम की तरफ से, एलजी की तरफ से, उसकी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। आखिर क्या वजह है, कि क्या लैप्सेस है, क्यों नहीं वहाँ पे पुलिस थी, क्यों नहीं पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पे था, क्यों नहीं पुलिस की सिक्योरिटी वहाँ पे थी। और अगर ये जो हादसा हुआ, इस हादसे के बारे में पुलिस ने क्यों नहीं अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हमें पता चले आखिर कौन लोग हैं, कौन सा वो शख्स है जिसने अटैक किया और उसके बारे में उसका बैकग्राउंड क्या रहा है और उसकी वजूहात क्या है, इसके बारे में बिल्कुल खामोशी है। ये एक हमारे लिए एक समझ लीजिए हम हैरान है इस बात पे। आखिर क्या बात है, क्या वजह है कि पुलिस भी खामोश है, एलजी का ऑफिस भी खामोश है, एजेंसी भी खामोश है, कोई बात बाहर आ नहीं रही है। इस बारे में हम सब जानना चाहते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा सानिया है, ये बहुत बड़ा सानिया है हमारे लिए। हमारा लीडर, हमारा कायद, और उस पर इस तरह से अटैक किया गया और एक ऐसी जगह पे जहाँ पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, जहाँ तलाशियां होनी चाहिए थी, जहाँ पुलिस का घेरा होना चाहिए था डॉक्टर फारूक साहब के, वो बिल्कुल नहीं था। पुलिस का नाम निशान वहाँ पे नहीं था और पुलिस की तरफ। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए क्यों नहीं थी वहाँ पे पुलिस। अगर पुलिस नहीं थी तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्या की गई, जो कंसर्न एसपी है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जो कंसर्न एसएचओ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जो एरिया में जो पुलिस की चौकी हो या पुलिस स्टेशन है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इस बारे में कुछ नहीं हुआ है, कुछ न्यूज बारे में कुछ बताया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अटैक हुआ ये एक साजिश के तहत हुआ है, इसका कोई बैकग्राउंड है, कोई साजिश है, कोई एक कॉन्स्पिरेसी है और बहुत ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जो हमें मालूम नहीं है। लेकिन जो हालात है, हालात से लग रहा है कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है। क्योंकि हालात इससे हम कह रहे हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्योंकि पुलिस की कोई सिक्योरिटी वहाँ पे इतनी थी, क्योंकि पुलिस के किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसको किसी के खिलाफ कोई एक्सप्रेशन नहीं लगाई गई, किसके और भी कोई किसी के तरफ से कोई स्टेटमेंट आया। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी वजह से आप जानना भी चाहते हैं और आपकी तरफ से डायरेक्शन लेना चाहते हैं कि एक डायरेक्शन आपकी तरफ से आए कि इस हाउस को बताया जाए, क्योंकि पूरा हाउस कंसर्न है। जैसे वहाँ पे
बीजेपी के ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि ये सिर्फ इनका कंसर्न नहीं है, हमारा भी है। हम इसका मतलब पूरे हाउस का एक कंसर्न है। इसलिए हाउस को ये हक बनता है, पूरा हक बनता है कि हाउस में एक जानकारी मिले कि आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ और पुलिस ने यानी गवर्नमेंट ने क्या कार्रवाई इस बारे में की। ये हक बनता हम सब लोगों का। हम चाहते हैं इस बारे में यहाँ पे एक स्टेटमेंट आए जो पुलिस या होम मिनिस्ट्री की तरफ से एलजी के ऑफिस से होना चाहिए। शुक्रिया। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज जिस विषय को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, और मैं शुरू में मेरे बहुत ही फाजिल दोस्त मेरे अजीज बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी छोटी सी करेक्शन करूँगा। सलमान सागर जी को उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीडर, मुझे लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं इन तमाम चीज़ों से ऊपर जो वेरी टॉल पर्सनालिटी, वेरी टॉविंग पर्सनालिटी, और जिस तरह की उनकी अप्रोच रही और उनको किसी आदमी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और हमारा पूरे हाउस का जो कंसर्न और उसमें गलती तो है, स्काउटिंग लैप्सेस हैं। हमें जब ये बात करनी चाहिए तो बड़ी खुल के बात करनी चाहिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां पे बीबीआईपी और प्रोटेक्टिव पर्सन या प्लस वो अगर वहां पे विजिट कर रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं, तो क्यों इसको इतना लाइटली लिया गया। कोई भी हो, मुझे लगता है कि हमें रिस्पांसिबिलिटी, मैंने कल भी ये कहा कि इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। यहां पॉपुलर गवर्नमेंट तो हमारी बन गई, लेकिन इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी जो है वो रिस्टोर भी होनी चाहिए और हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। इस हाउस को कहीं ना कहीं ये छोटी चूक नहीं है और इसको हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये पूरे हाउस का कंसर्न है। मैंने तभी कहा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, आम आदमी की भी जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो लोगों की जानो माल की हिफाजत है, जो डेफिनेशन है हमारे इन चीजों में। तो अगर इतने बड़े व्यक्ति विशेष की इतनी टॉपिंग पर्सनालिटी पूरी जिंदगी, पहले वो डॉक्टर रहे, वहां भी इंसानियत की सेवा करते रहे, उसके बाद वो पब्लिक लाइफ में आए और उनकी जो अप्रोच रही है वो ये तमाम जो मजहब की बात करते हैं या बरादरी की बात करते हैं वो उससे बहुत परे है। इसलिए हम इस अटैक को कंडक्ट भी करते हैं और ये हाउस का जो कंसर्न है, मुझे लगता है कि हारो इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिक्वायर्ड है कि कैसे हुआ। और मुझे लगता है कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उनका भी एक कंसर्न था, और जितनी हमें जानकारी है हमारी टॉप लीडरशिप ने उसी दिन आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से बात की है। हमें भी ये कंसर्न की बात है और यहाँ हाउस की तरफ से भी डायरेक्शन भी जानी चाहिए और मुझे लगता है उससे ज्यादा हमारा कंसर्न जाना चाहिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक मिनट इस बात में कोई शक नहीं करती, जैसे शाहनवाज साहब ने कहा और सलमान साहब ने कहा कि फारूक साहब का स्टेचर एक पार्टी का नहीं, सियासी नहीं, बल्कि सबके लिए अब रहनुमा है। उस स्टेज पे है जहाँ उनका कॉन्ट्रीब्यूशन न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा रहा है। उस पार्टी ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी, उसमें कोई शक नहीं है। और मजम्मत होनी चाहिए, इस एज पे अटैक करना गलत है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कोलैप्स आपने खुद देखा सर, जब आप मिनिस्टर नहीं थे 5 अगस्त के बाद आप लोगों से अच्छी हुई है, यहाँ सजाद के फादर पे कुर्बानी हुई, इनको भी नोटिस आया इस सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर में इंश्योरेंस है। हर एमएलए साहिबान पे कल तारीख करा साहब पे उनकी सिक्योरिटी रखी गई, हम सब की गई एस्कॉर्ट सर। अगर हम इस पे सर कंसेंसस होनी चाहिए कि खतरा किसी को भी हो, यूनानिमसली हाउस शुड call on this and take a tough stand. We are the people who are fighting the India's war in Kashmir. जो 7 लाख फौज लड़की है वो ये
90 लोग लड़े। इस लड़ाई में पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। हमारी जज्बाती सपोर्ट फारूक साहब के साथ है, इस पार्टी के साथ है और उसकी मजम्मत भी करते हैं। इसके साथ हमें शिकायत है उमर अब्दुल्ला साहब से कि ये फॉर्मर सीएम रहे, इनमें सख्ती नहीं की सर। आपने भी देखी जब 5 अगस्त सुबह फॉर्मर सीएम को घरों से निकाला गया, महफूज ये फीमेल चीफ से रही है। जब हम खतरे की बात करते हैं, शी लिव्स ऑन अ मिलिटेंट राइट, शी वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ हर हाउस, शी डज नॉट हैव अ हाउस। हम गए बार बार उनके पास कि एक सिक्योर हाउस उनका एंटाइटलमेंट है, आज तक इस सरकार ने वो नहीं दिया। शिकायत तब होगी बीजेपी से जब आप खुद कोर्स करेक्शन करें। मजम्मत होनी चाहिए सर, हम आपके साथ थे, लेकिन आपको भी कोर्स करेक्शन की जरूरत। और इस हाउस में रिकॉर्ड में बोलता हूँ, फॉर्मर सीएम हैज बीन डिनाइड सिक्योरिटी दैट आल्सो अटेम्प्ट टू मर्डर। शुक्रिया सर। निजामुद्दीन साहब। स्पीकर सर, एक यूनिवर्सल रियलिटी है कि स्टेट जिस ढंग की भी हो, इनके कुछ कानूनी आदती हो, तहजीबी आदाब हो, और उसमें ये शामिल है कि इमिनेंट पर्सनैलिटीज यूजफुल टू द सोसाइटी, टू कंट्री, टू ह्यूमैनिटी ऑन द होल, वो एक असासा होता है। और फारूक साहब उससे मुख्तलिफ नहीं, वो न सिर्फ इस स्टेट का असासा, मुल्क का असासा है, बल्कि मुल्क से बाहर भी वो एक असासा है जिनका एक कंट्रीब्यूशन है, तारीख, और उसका तहफ़्फ़ुज़ स्टेट की आईनी जिम्मेदारी भी है और अखलाकी जिम्मेदारी भी है। जब भी ऐसे यूजफुल शख्सियतें अपने आप को महफूज पाए, उन्हें उस ढंग की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हो कि वो अपने कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ा सके और माशरे को एक वसअत दे पाए, तभी एक आम इंसान, एक आम सिटीजन अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकता है। ना सिर्फ सिक्योरिटी के हवाले से, ना सिर्फ फारूक साहब को ये मैसेज दिया गया, यू आर नॉट बीइंग प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, यू कैन बी हैरेस्ड एनी टाइम। मैसेज वही है, कल्प्रिट कोई भी हो, इंटेंशन उसका क्या है, अटैकिंग इमिनेंस, harassing both common people as well as the prominent people. State की इस हद तक carelessness और apathy is condemnable. State is not an individual. किसी भी कुर्सी में बैठा हो, he is accountable to state power. He is accountable to common man. सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने भी जिम्मेदार हैं, उन्हें इस बात का एहसास करना होगा कि वो जब किसी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो दैट्स नॉट देयर इंडिविजुअल पावर और प्रोग्रेस, दे डू इट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एंड दैट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन। वो अपनी जिम्मेदारियों से नबरदार ना हो, वही हमारा कंसर्न है। इसी के साथ जुड़ा है सर, ये एमएलए हैं, हाउस है, इसकी एक डिग्निटी है, इसका एक प्रिविलेज, इमिनेंस तो इससे परे, फारूक साहब तो इससे ऊपर, लेकिन हम जो आम नागरिक एज एमएलए रिप्रेजेंटेटिव, हमारी सिक्योरिटी भी विड्रॉ की गई। व्हाट इज द स्टेट गोइंग टू डू? व्हाट आर दे इंटरनल कॉस्ट? व्हाई आर दे मेकिंग अस वल्नरेबल? व्हाट इज दिस हैरेसमेंट एंड जैसा सरप्लस साहब ने कहा कि conspiracy, it was not a conspiracy against individual, it is a conspiracy against the people of the whole state, that we cannot raise our head, we can't feel protected, we can't feel safe. किसी की जागीर नहीं है ये, स्टेट पावर किसी की जागीर नहीं है। Everybody's life is important. Anybody who sees himself vulnerable, सरप्लस साहब ने पूरी दुनिया में फारूक साहब के रोल की वजाहत की, वो तो आया है, that's history, that cannot be obliterated. He stood for the country, and country has enemies, internal as well as external. Internal enemies are enemies of an institution, enemies of our culture and civilization, enemies of
और एक्सटर्नल तो मालूम ही है, दे आर हॉस्टाइल टू अस। उस सूरत हाल में जम्मू कश्मीर हैज अ स्पेसिफिक सेंसिटिविटी, उस सेंसिटिविटी को नहीं देखते ही क्या हमें काम नहीं करना है, क्या इस इंस्टीट्यूशन को आगे नहीं जाना है? किस लिए देते हैं ये पत्र अवार्ड? इसलिए कि रिकॉग्निशन स्टेट की कुछ लोगों की रिकॉग्निशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। एंड फारूक साहब, पर्सनैलिटीज लाइक फारूक साहब नेवर नीड एनीबॉडी सेल्फ देयर रिकॉग्निशन कि वो अपने लोगों के दिलों में राज करता है। अगर उसको इस तरीके से हिरासत किया जाएगा, अल्लाह बचाने वाला होगा। मौत एक अभी हकीकत है, कोई नहीं मरता मारने वाले के बगैर, लेकिन मरता वो है जिंदगी में ही जब उसको परेशान किया जाए। मेरी विनती रहेगी इस पूरे हाउस से हाथ जोड़ के सब लोग खड़े हो जाओ और एक एक चीज सिर्फ पूरे मुल्क से कह दो, हम आपका हिस्सा है, हमें हिरासा परेशान मत करो। ये हमारी थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मुझे खुशी है कि जिस तरह से एकजुट होके हाउस ने इस बात पे बात यहाँ पे रखी है, मैं सारे चाहे वो उस तरह के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, यहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है उस दिन कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, सबसे पहले सब ने यहाँ पे कहा है कि कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इतने कदावर लीडर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। और जब वो शादी में गए वहाँ पे उस वक्त सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? और ये हादसा जो हुआ है, मैं समझती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस हादसे में कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बच गए, क्योंकि अल्लाह को उनको बचाना था। जिस तरह की कोशिश की गई थी तो शायद अगर गोली चल जाती तो नामुमकिन था बचना, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचाया। ये सही बात है कि कुल्लुन नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब लिखा होता है तब इंसान को मौत आएगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में एक आग में कूद के, जब यहाँ नाम नहीं लेते थे लोग, जब डर जाते थे, जब वहाँ कश्मीर से लोग भाग के आए, लेकिन कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में खड़े होके एक आग में कूद के, खुद कई बार माइंड ब्लास्ट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बचे, उनकी जान कई बार कई अटैक्स में बच गई, अल्लाह ने बचाई है। लेकिन मैं समझती हूँ हज़ारों की तादाद में उन्होंने अपने वर्कर्स, अपने लीडर्स जो इस हाउस के लीडर रहे हैं, जिनको शहीद किया गया है, उसके बावजूद कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ इस तरह का इंसिडेंट होना, मैं समझती हूँ उसके लिए जितना भी दुख किया जाए, जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। और उस वक्त अगर वहाँ पे पुलिस अवेलेबल होती और अगर नहीं थी तो उसके खिलाफ उस वक्त क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग उसमें सस्पेंड किए गए? शायद एक भी नहीं, एक मामूली छोटा सा कांस्टेबल को भी सस्पेंड नहीं किया गया है। तो ये मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा, इतने बड़े लीडर के साथ अगर इस तरह का हादसा पेश हुआ है और आज तक जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, वो इस तरह खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। अगर इतने कदावर शख्सियत के साथ इस तरह का हादसा हुआ है तो आज तक इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए, बल्कि पूरे इस हाउस के सामने आनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे जो है आगे पेश ना आए जम्मू कश्मीर में। आज ये अगर कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सेफ नहीं है तो इस हाउस में फिर आप बताइए जम्मू कश्मीर में कौन सा इंसान, चाहे वो ऑनरेबल एमएलए हो, चाहे वो ऑनरेबल एमपी हो, चाहे वो किसी और ओहदे पे है, कौन इंसान फिर सेफ है? तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इसकी तहकीकात सर आपकी तरफ से भी डायरेक्शन जानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चलना चाहिए कि ये हादसा क्यों पेश आया और आइंदा से इस तरह के हादसा जो है पेश नहीं आने चाहिए। अगर आज तक मैं कहती हूँ कोई हिंदुस्तान का अगर कोई भी यहाँ पे
अब्दुल्ला साहब है। 96 में अगर किसी ने हिंदुस्तान का झंडा यहाँ खड़ा रखा है वो कायसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रखा है, जिससे हजारों की तादाद में वर्कर कुर्बान हुए यहाँ पे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हजारों की तादाद में हमारे लीडर गुलाम हसन भट्ट साहब दूरो, उनको इस तरह से माइंड ब्लास्ट में उसकी डेड बॉडी के एक पुर्जे को जमा करके उनको दफनाया गया। अगर ये चीजें याद नहीं रखी जाएंगी, इतनी कुर्बानियां याद नहीं रखी जाएंगी और इस तरह के लीडर जो इतने कदार शख्सियत है उनके ऊपर अगर इस तरह का अटैक हो सकता है तो यहाँ कोई भी सेफ नहीं हो सकता है। सर मैं इतना ही कहूंगी कि जितना भी इसके लिए कंडेम किया जाए वो कम है, लेकिन एक बात जो हमारे साथी आर्मी परा साहब ने कही, ये गलत बात कही इन्होंने। पीडीपी की जो प्रेसिडेंट साहिबा है गुपकार में उनको मकान मिला है, जहाँ गुपकार में सुन लीजिए पेशेंस उनको मकान दिया गया है, वहाँ पे सेफ एरिया में दिया गया है, वहाँ पे वो बिल्कुल रह रही है। ये इन्होंने गलत बात की है और अगर हम सब एक दूसरे के लिए कंसर्न नहीं होंगे, होना चाहिए, मैं चाहती हूँ हम सब एक दूसरे के लिए हमारा कंसर्न होना चाहिए ताकि हम सब सेफ रहें, हम सब ठीक रहे, तभी हम जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शुक्रिया। राजू साहब जरूर मैं जरूर बताएं। शुक्रिया मुझे दुकान से बैठे आप इस अहम तरीन और बड़े ही नाजुक मौजू पर जो बात करने का दिया, क्योंकि डॉक्टर सब ने जितने भी मुकर्रम ने यहाँ बात की उन्होंने सही कहा कि डॉक्टर साहब जो है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान की वो मायना शख्सियत है जो सेकुलरिज्म का जो आज जो है वो झंडा जो उठा के रखे हैं। सिक्योरिटी लैब्स है, ये बात सच है, लेकिन मैं अपनी बहस में जनाब अपनी बात में मैं थोड़ा सा ये बात पानी पिलाना है। इसका नाम क्या पहले बोलो। फिक्र करने की बात ये आपका एमएलए रामबन का क्या नाम है? राजू कौन सा राजू है? वो इस कदावर शख्सियत पर एमएलए रामबन हमला करने की सर नाम क्या? वो क्यों कर रहा है? उसका नाम क्या? जो मुल्क भर में और रियासत में जो माहौल एक जो कम्युनल डिवाइड की बात हो रही है, बेशक पिछले एक दहाई से जो है जिस तरीके से न सिर्फ रियासत का बल्कि पूरे मुल्क का जो है माहौल जहाँ पर कम्युनल फोर्सेस जो है वो अरूज पर है। आप आए दिनों देखते हो कि हर जगह जो है इस किस्म से हिंदू मुसलमान एमसी का है रामबन का। तो ये हम जो बढ़ते जा रहे हैं, ये मैं सोचता हूँ ये कहीं ना कहीं ये उस सोच की भी वजह है जो इस किस्म से जो है उस शख्स ने जो इतनी बड़ी जुर्रत की और इतना ये कायराना हमला करने की कोशिश की। तो मेरा इस हाउस के माध्यम से ये बात है, क्योंकि ये तो कंडेम तो करना ही करना है, लेकिन इस पर एक बहस छिड़ी जाए कि जो देश भर में जो माहौल चल रहा है कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट, उसमें तमाम पार्टियों को यकजहता होकर एक सुर में जो है आवाज उठानी पड़ेगी। अदरवाइज जो है वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जब जो है इंसान का जो है। तो मैं अपने से यही बात करके मैं कहना चाहूंगा कि इस पर फिर से बहस छिड़ी जाए कि क्या आज की डेट में माहौल ठीक है कि नहीं है। समाज जो है वो डिवाइड होने जा रहा है, आपसी जो है छोड़ के जो है हम इस पर बात करते हैं। शुक्रिया। कौन है?